पोलैंड में हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो बड़ी जय जय हुई है। ऐसे में पोलैंड के वॉर्सो में पीएम मोदी का खास संबोधन भी रहा। आज भारत दुनिया के साथ कैसे खड़ा हुआ है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि सबके हित की सोचता है भारत, सिर्फ अपने हित की नहीं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत सबके साथ जुड़ना चाहता है। ये जो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर पीएम मोदी है, 3 दिन की विदेश यात्रा, इस पर दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह। 21वीं सदी का भारत विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास हम करते हैं। हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन हो रहा है। पोलैंड के वॉर्सो में मोदी मोदी के नारे भी लगे। भारतीय समुदाय के लोगों ने बड़े ही जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ पीएम मोदी का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े खुश नजर आए भारतीय समुदाय के लोगों को अपने आसपास पाकर। साथ ही ये जो संदेश दिया, ये पोलैंड से निकलकर दुनिया भर तक पहुंचा है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आपको भी यहां यही अनुभव आ रहा है ना? मेरी जानकारी सही है ना? साथियों, हमारे लिए ये जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। 2 दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था, तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वॉर्सो में गुड महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। पोलैंड पहुंचकर भारतीय समुदाय के लोगों से सीधा संवाद करते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए पीएम मोदी को आपने सुना। एक कॉन्फिडेंस अलग दिखता है। अगर भारत का कद बढ़ रहा है, उसमें भारत की विदेश नीति की तारीफ अलग अलग देशों में हो रही है, तो ये बड़े गर्व का पल होता है। और अब पोलैंड में आज रुककर रात ही यूक्रेन के लिए रवाना भी हो जाएंगे और यूक्रेन और भारत के बीच में ये जो बातचीत होनी है, यानी कि ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच में जो बातचीत होनी है, इसकी चर्चा भी दूर दूर तक हो रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, पोलैंड की यात्रा खास रही। 45 साल बाद ये ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के कोई पीएम पहुंचे पोलैंड में, और पहुंचे तो फिर वही तस्वीरें जो अक्सर विदेशी सरजमी पर दिखती हैं। मोदी मोदी के नारे लगे, स्वागत खास अंदाज में हुआ और संबोधन में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था जो बदलते भारत की तस्वीर है अभी। रचना, मेरे को आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर के आ रही है, लेकिन मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूं। जैसा कि आपने कहा, भारत की पोलैंड, प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा है। देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इन दोनों में जो दूसरी रूस के खिलाफ जो साइड्स हैं, उसमें जो 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली इन्वॉल्व देश हैं, वो यूक्रेन और पोलैंड हैं। चाहे यूक्रेन से लोगों का पोलैंड में जाना या पोलैंड के ऊपर
लगातार खतरा मंडराते रहना कि अगर इसका इसका विस्तार हुआ युद्ध का तो सबसे पहले इस युद्ध की चपेट में पोलैंड आने वाला है, और इसके अलावा पोलैंड में युद्ध की आगे से बचने की तैयारियां लगातार होते रहना, अमेरिका का वहां उस इलाके में अपनी फोर्सेस को बढ़ाना और न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को एक्टिवेट करना, ये तमाम बातें इस बात को दर्शाती हैं कि युद्ध का एपिसेंटर यूक्रेन पोलैंड का जो एरिया है वो बना हुआ है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की इस विजिट से रचना एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारत आज की तारीख में विश्व के जो कार्रवाइयां हैं, जो चीजें घटनाएं चल रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। कोई मेरे हिसाब से कोई और राष्ट्र अध्यक्ष एक महीने पहले रूस जा करके एक महीने पश्चात पोलैंड यूक्रेन की यात्रा करे, इस प्रकार का कोई और राष्ट्राध्यक्ष मुझे लगता नहीं है कि ये दुनिया में है अभी आज की तारीख में। ये भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ी ताकत की तरह से आप रचना इसको देख सकती हैं। और पोलैंड जाने का अर्थ है, देखिए पोलैंड से भारतवर्ष के बहुत पुराने रिश्ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जिन राष्ट्रों से रिश्ते रहे हैं, कुछ समय में या पिछले 50, 60, 70 सालों में हमने उन रिश्तों को, वजह चाहे कोई भी रही हो, मैं वजह में नहीं जाना चाहता हूं, उन रिश्तों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से सुधारने का प्रयास कम किया है। तो पोलैंड में भी आप देखिए 46 वर्ष पश्चात कोई भारत का राष्ट्राध्यक्ष पोलैंड की यात्रा कर रहा है, और उसके बाद युद्ध के बीच में ट्रेन से वो कीव की यात्रा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश मुझे लगता है सबको है, और संदेश नरेंद्र मोदी का बिल्कुल साफ है रचना कि ये समय जो है ये युद्ध का समय नहीं है, ये समय प्रगति करने का है, ये समय मानवता का आगे बढ़ने का है, ये समय विज्ञान और ज्ञान का है, और सबके साथ मिलकर के पूरे विश्व को शांति के रूप में, विश्व में शांति स्थापित करके और मिलजुल के आगे बढ़ने बात का पीएम समय है। मोदी के संबोधन में भी नजर आई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जो सबका हित सोचता है, जो विकास के रास्ते पर है, और आज का युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूक्रेन वो ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई 20 घंटे वो ट्रेन में क्यों गुजारने वाले हैं, 7 घंटे महज वो यूक्रेन में रुकेंगे, करीब 7 घंटे के लिए 20 घंटे का सफर क्यों। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि यूक्रेन में जो अभी युद्ध की स्थिति है, एयरपोर्ट्स बंद हैं, और ऐसे में फ्लाइट से सफर करना यूं भी सेफ नहीं है, और वहाँ एयरपोर्ट्स भी बंद, और सड़क के रास्ते यूं भी जगह जगह जो धमाके हो रहे हैं। ऐसे में ट्रेन सबसे सेफ मोड है यहाँ पोलैंड से यूक्रेन जाने के लिए, इसीलिए 20 घंटे सफर में बिताएंगे पीएम मोदी। आज रात ही रवाना हो जाएंगे यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन में करीब करीब 7 घंटे बिताएंगे और फिर वतन वापसी होगी। लेकिन निपुण जी, पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जब दुनिया भर में चर्चा है, तो एक चर्चा और निकलकर इस बीच सामने आ रही है, और ये आज से करीब 7 दशक पिछली यादों को ताज़ा कर रही है। बहुत से जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जानकार हैं, वो सोशल मीडिया पर अब बातें कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में वो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 दशक पहले जब कोरिया युद्ध नेहरू के इनिशिएटिव पर रुका था, तो क्या अब ऐसा पीएम मोदी कर पाएंगे रूस यूक्रेन के बीच के युद्ध में? रक्षा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं उम्मीद भी कर रहा था कि ये प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे। देखिए, बात हो रही है, अमेरिका तो बहुत पहले से चाह रहा है, और जेलेंस्की भी चाह रहे थे कि भारत मीडिएटर बने, लेकिन आप जानते होंगे हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसने बात स्पष्ट कर दी है कि हम कोई मीडिएटर बनने वाले नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि फिर जा क्यों रहे हैं यूक्रेन जाने का जो उनका मोटिव है, मकसद है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में इस बात को बहुत क्लियरली कहा है कि देखिए, दोनों देशों में दिक्कत क्या हो रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, इनके बीच में बातचीत तक नहीं है, कम्युनिकेशन तक। अभी पिछले दिनों यूक्रेन पीस टॉक हुई, जिसमें रशिया को इनवाइट तक नहीं किया गया। जब आप रशिया को इनवाइट नहीं किए तो काहे का पीस टॉक। भारत का स्टैंड ये रहने वाला है, और पीएम मोदी इसी बात को बोलेंगे कि भाई देखो, मीडिएटर तो बनने वाले नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि आप दोनों बैठकर बातचीत करें, आप दोनों बैठकर डिस्कशन करें। तो मैं कहूंगा कि पीएम मोदी कम्युनिकेशन चैनल को एस्टैब्लिश करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, ना कि मीडिएटर बनने के लिए। और देखिए, एक बात भारत की हमेशा रही है
कि जो भी मुद्दा है, चाहे हम कश्मीर को लेके बात करते हैं, हम कहते निपुण हैं जी, क्या आप उस द्विपक्षीय तरफ वार्तालाप इशारा कर कीजिए। रहे हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध के छिड़ने की शुरुआत में तस्वीरें सामने आती थी, इधर से यूक्रेन के लोग जाते थे, उधर से रूस के लोग आते थे, ऑन द टेबल बातचीत होती थी, हम खबरों में चलाते थे कि आज फिर से बातचीत हो रही है, शायद कोई सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन सोल्यूशंस नहीं हुए और फिर वो बातचीत का दौर बस शुरू में रहा और उसके बाद फिर बातचीत कभी हुई नहीं। क्या वो दोबारा से ऑन द टेबल बातचीत हो सकती है? क्या वो इनिशिएटिव लेने पीएम मोदी जा रहे हैं? देखिए, पीएम मोदी का बहुत स्पष्ट मैंने आपको कहा कि हमारा सी यही है कि पुतिन और जेलेंस्की एक टेबल पर बैठे और एक टेबल पर बैठकर बातचीत करें। वो केवल ये कह रहे हैं कि भाई बात करो, बातचीत करो, और मुझे लगता है कि बातचीत का माहौल बन चुका है। जेलेंस्की ने जो स्टेप लिया है कि वो आपका नॉर्थ रशिया के अंदर जिसने एंट्री की, नॉर्थ रशिया में उसकी एंट्री करने का मोटिव यही था कि हम भी क्या करें, रशिया पर दबाव बनाएं। अब देखिए, जो पूरा एक वो बेल्ट है जहां पर आपका यूक्रेन की फोर्सेस पहुंची हैं, हाँ। आज उन्होंने क्या किया है कि पूरा जो पुल वगैरह भी वहां पर है जो रशिया से कनेक्ट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। कोशिश कर रही है कोई बफर जोन बन जाए। हालांकि हम देखें कि जो रशिया है वो लीड ले रहा है यूक्रेन के अंदर साउथ में, और साउथ में एक बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा रूस का है। हालांकि उस मात्रा में हम देखें तो यूक्रेन का कब्जा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यूक्रेन रशिया के लिए वो जो क्षेत्र पूरा एरिया है उसका हैवी डेंसिटी वाला एरिया है, काफी बड़ी पॉपुलेशन वाला एरिया है, और उस एरिया को अगर रशिया को वापस अब लेना पड़ेगा तो मानकर चलिए 50 से 60 हजार सोल्जर्स को लगाना पड़ेगा, तब जाके उस जमीन को वापस ले पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जेलेंस्की का ये स्टेप इसीलिए था कि ताकि हम बातचीत के लिए जब बैठे तो हम ये कहें कि हम ये एरिया छोड़ने को तैयार है, अब हमारा एरिया छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि बातचीत का एक जो एनवायरनमेंट होता है वॉर के अंदर, जिसको हम एक स्ट्रैटेजिक टॉक की बात करते हैं, तो वो स्ट्रैटेजिक टॉक की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है जेलेंस्की की ओर से। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है कि रशिया क्या अब इस बात को स्वीकार करेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दूसरी बात, मतलब पहली बार हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि कोई भी सेना जो है रशिया के अंदर आपका एंट्री की है। और अभी जैसे हम देखें, जब ये मेरे पूर्ववर्ती बता रहे थे, दत्ता साहब बता भी रहे थे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि देखिए पोलैंड जो है, पोलैंड नाटो का मेंबर है, 99 में पोलैंड मेंबर बना नाटो का, और हम जानते हैं कि पोलैंड के और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, और किसी तरह का अगर स्मॉल स्केल का भी अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो यूक्रेन के साथ साथ इश्यू पोलैंड को भी होगा। तो मुझे लगता है कि पोलैंड के थ्रू यूक्रेन जाना, ये यही मकसद है कि यार जितना ज्यादा जल्दी हो सके हम लोग ये कहें कि कम्युनिकेशन क्या करें, आप स्टैब्लिश करें, आपस में बैठ के बात करें, और भारत का स्टैंड जो कश्मीर मुद्दे में ये रहा है कि द्विपक्षीय वार्तालाप, कि तीसरी कोई भी पावर आएगी, कोई भी ताकत आएगी, वो क्या करेगी, डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। वो अपना वो है ना, दो बंदरों, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर अपना मलाई मारता है, वो वाली बात आपकी हो जाती है। तो भारत का स्टैंड ये है कि भैया अभी तक तो यही देखा गया है, इधर से यूक्रेन को पुश करने वाले, सपोर्ट करने वाले अलग अलग देश हैं, नेटो के सपोर्ट से ही यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है। उधर रूस को कहते हैं ना पंप करने वाले, फुलाने वाले बहुत लोग हैं, और इसीलिए, और चूंकि पुतिन का नेचर भी ऐसा है, वो युद्ध में लगातार अड़े हुए हैं, कह रहे हैं जब तक जेलेंस्की घुटने नहीं टेकेंगे युद्ध चलता रहेगा। अलग अलग देशों का जो इंटरफेयर करने का तरीका रहा वो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से रहा। लेकिन मेजर जनरल माथुर, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, 7 दशक पहले जब नेहरू ने इनिशिएटिव लिया और कोरिया युद्ध, जब चूंकि अमेरिका और चीन खून से सने पड़े थे, 30 लाख लोगों की जान उसमें गई थी, लेकिन 3 साल 1 महीने 2 दिन बाद ये युद्ध शांत हो पाया नेहरू के इनिशिएटिव पर। और उस वक्त की जो कंडीशंस थी, उस वक्त की जो सिचुएशन थी, वो आज से बहुत हद तक मैच करती है। दोनों देशों से संबंध आज भी अच्छे हैं, तब भी अच्छे थे, साथ ही साथ तटस्थ भारत तब भी था, आज भी है। उस वक्त नेहरू ने इनिशिएटिव लिया था, आज पीएम मोदी इनिशिएटिव ले रहे हैं। जेलेंस्की से ये चौथी मुलाकात आज जब रात में पहुंच जाएंगे, कल होनी है पीएम मोदी की, तो क्या उसी रास्ते पर हम जा रहे हैं जिस रास्ते पर नेहरू कभी चले थे? रचना, देखिए, भारत की पॉलिसी जो है, विदेश नीति सदैव से नॉन अलाइनमेंट की रही है। हमने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी ग्रुप का, इन द कोल्ड वॉर ऑल्सो, किसी भी एक तरफ हम जुड़े हुए नहीं थे। वो बात अलग है कि हमारा रूस के साथ कभी ज्यादा झुकाव रहा, कभी हमारा अमेरिका के साथ ज्यादा झुकाव रहा, लेकिन जो कि जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि कोई और दुनिया का देश आज की परिस्थिति में ऐसा नहीं है जो कि रूस से S-400 खरीद सकता है, फ्रांस से राफेल ले सकता है और अमेरिका से चिनूक ले सकता है एक ही टाइम पर। ये एक बहुत बड़ी
कूटनीतिक भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि कूटनीतिक तौर पे भारत एक विश्व में बहुत भारी शक्ति के रूप में उभर करके आया है, पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो मिलिट्रीज का जो जो दुनिया के देशों की सेनाएं होती हैं उनका काम क्या होता है। सेनाओं का काम होता है कि युद्ध के मैदान में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करें जिससे कि आप नेगोशिएटिंग टेबल्स पे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके बातचीत कर सकें। यही बात कहने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है कि कुर्स्क के ऊपर ज़ेलेंस्की ने क्यों हमला किया और क्यों वहां पर 1000 किलोमीटर जमीन ले ली। इसका परिणाम क्या होगा वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में अलग मेरा विचार है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब भी वो लोग नेगोशिएटिंग टेबल पर आए तो यूक्रेन एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो, एक तरफा बात ना हो, और यूक्रेन अब उनसे कह सकता है कि हम कुर्स्क खाली करेंगे तो आप हमारा डॉनबास का जो एरिया है उसको आप छोड़ें, क्रिमिया छोड़ें। तो ये बात मुझे लगता है कि ये आर्मीज का, मिलिट्रीज का काम ही सिर्फ ये होता है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर अपने राष्ट्र को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ प्रदान करें। तीसरी बात यह है कि आज की तारीख में जो संदेश दे रहा है, जैसे कि आपके में सिक्योरिटी एक वजह है, लेकिन ट्रेन से वो जा क्यों रहे, एक साफ सीधा संदेश देना चाहते हैं कि परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। हम का प्रमाण आपको देना चाहते हैं कि यदि आप चाहें तो परिस्थिति सुधर सकती है। तो बातचीत का समय है, ये युद्ध का समय नहीं है। ये बिल्कुल साफ मैसेज रूस को दिया है और पोलैंड और यूक्रेन जाकर के उन्होंने दूसरी साइड को भी यही मैसेज दिया है। और मुझे लगता है, मेरा ऑप्टिमिज्म कहता है कि आने वाले समय में कुछ शायद बातचीत के रास्ते या द्वार खुलें। ये बिल्कुल पॉजिटिव सोच सकते हैं, बिल्कुल होपफुल हमें रहना चाहिए। और मेरे साथ में आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। और आलोक सर, थोड़ी देर पहले मैं सोच ही रही थी कि कोई ऐसा वरिष्ठ पत्रकार जो इस पर और ज़्यादा रोशनी डाल सके वो मेरे साथ जुड़ने चाहिए। तो अभी PCR से कमांड आ गई है कि आप मेरे साथ में जुड़ गए हैं। हम जिक्र कर रहे थे करीब 7 दशक पहले के जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएटिव का, जब कोरिया युद्ध उनके इनिशिएटिव पर रुक गया था, जब 30 लाख लोगों की जान गई थी, लेकिन 3 साल 1 महीने 2 दिन बाद वो युद्ध रुका। आज भी वही हालात बनते हुए रूस यूक्रेन के बीच में नजर आ रहे हैं। और भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम तटस्थ भूमिका में हैं, दोनों देशों से रिश्ते हमारे अच्छे हैं। और अगर 20 घंटे ट्रेन में रहकर सफर करके पहुंच रहे हैं सिर्फ 7 घंटे के लिए, तो पीछे ऐसा कोई तो पॉजिटिव सोच होगी कि युद्ध रुकवाना है या ऐसा इनिशिएटिव लेना है बातचीत के लिए। कृष्णा जी, भारत की, जैसे आपने कहा, ये बात ठीक है कि नेहरू में सादात, पंचशील के सिद्धांत, हम लोग टीटो के साथ यूगोस्लाविया, तब उस समय जिस तरह की बात होती थी, उससे आज बिल्कुल डिफरेंट परिस्थितियां हैं। उस समय महात्मा गांधी और नेहरू का जो असर था, तब भारत उतना आर्थिक शक्तिशाली नहीं था, जैसा अभी मेजर जनरल माथुर साहब भी जो कह रहे थे, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। और ये जैसे अभी आप तो स्क्रीन पर भी आपने दिखाया, कई राष्ट्रपति हमारे यहाँ से गए, जेल सिंह गए, उसके पहले मोरारजी गए, लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद कोई नहीं गया। उनके साथ मैं गया था 1996 में। इसलिए कह सकता हूँ कि पोलैंड पहला देश है जिसने यूक्रेन को मान्यता दी थी। यूक्रेन जब सोवियत संघ से अलग हुआ, इसलिए पोलैंड का एक जैसे होता है भाई, सबसे पहले जिसने हमारे संबंध रखे, इजराइल के साथ यदि हमने पहले संबंध रखे तो उनके साथ भी हम बात कर सकते हैं। फिलिस्तीनी को हमने, यासिर अराफात को भारत बुलाया तो हम उनसे संबंध रख सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा, देखिए ये तो एक, वैसे मेजर जनरल साहब ज्यादा जानते हैं, मेरी जो समझ है, मिसाइल से जिस तरह के युद्ध चल रहे हैं, उसमें किसी की असावधानी से कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए मुझे तो जब कल ये सूचना मिली कि वो रेल से जा रहे हैं, वो ज्यादा सही है। जो बहुत ही ऐसे संवेदनशील इलाके हैं उसमें वायु मार्ग से जाना, और ये ट्रेन क्या है, एक तरह से फौजी ट्रेन होगी, जो उनके चूंकि संबंध सबसे प्रगाढ़ हैं, और पोलैंड ही सारा माल सप्लाई कर रहा है इस समय यूक्रेन को। हथियारों की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा यदि सेनापति कोई यूरोप में है तो पोलैंड है। लेकिन भारत, जो आपने भी कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 140 करोड़, बार बार कल भी उन्होंने कहा, रात को जब उनका संदेश हम लोग इस प्रसारण कर रहे थे, हम और आप बात भी कर रहे थे हमारे साथी। इसलिए ये है ना
कि इसका संदेश ये है कि शांति के प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण गए थे, उसके बाद भी महाभारत हुई ना, तो हम ये नहीं गारंटी दे रहे हैं कि हो, लेकिन हाँ चाहते हैं। द्वारका से आए हैं, जैसे कह सकते हैं जन्माष्टमी से पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, तो आप भारत का संदेश, और मैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोग इसको दूसरे अपनी पार्टी के लोग नहीं, अच्छी बात है, वरना वहां पर ऋग्वेद, वहां के जो संसद दूसरे भवन हैं उनमें कब वर्षों पहले अंकित है। पोलैंड में संस्कृत का अनुवाद जो है पोलिश भाषा में वर्षों पहले हो चुका। तो भारत के जड़ें वहां दूसरे ढंग से है। वहां के लोगों को बचाने वाले में तो कल गए ही थे, जिस वहां पर जो भावनगर माने जामनगर का स्मारक है या कोल्हापुर का है, क्योंकि भारत में शरण दी गई, तो इसलिए हमारे जो उनके ऊपर जो संबंध उनके भी है, उनके चंडीगढ़, बहुत अपने दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में आपके बहुत दर्शक हमारे बहुत बड़े पैमाने पर हैं। चंडीगढ़ का जो आर्किटेक्ट का पहला प्रारंभिक काम जो किया वो पोलिश ने किया, और एक अमेरिकन भी थे पोलिश। वो एक दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में जाते समय मारे गए, इसलिए उसके बाद का काम अमेरिकन ने किया। तो आप सोचिए, चंडीगढ़ के बसाने के लिए जो आर्किटेक्ट डिजाइन बनाई गई, तो हमारे संबंध कितने पुराने हैं। हम ये मानते हैं कि हम उन संबंधों से पोलैंड और यूक्रेन को इस समय जो जरूरत है, उनको जो सहायता की आवश्यकता है, दवाइयों की, उनका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रुक गया है, रूस ने बैन लगा दिया पोलैंड पर, यूक्रेन पर तो चारों तरफ से संकट रूस की वजह से पैदा हुआ है। भारत ये चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि यूक्रेन भी अपनी को थोड़ा पीछे हटे, थोड़ा सोचे शांति के लिए क्या तरीका हो सकता है। केवल अमेरिका का पिट्ठू बनने से उसको फायदा नहीं होगा। देखिए, ये बात थोड़ी कड़वी मैं कह रहा हूँ, शायद डिप्लोमेटिक भाषा में वैसा ना कहें हमारे डिप्लोमेट समाज जो साथी विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये कटु सत्य है कि आप यदि ये सोचें कि हम दूसरे की कठपुतली बनेंगे तो पाकिस्तान का हर्ष हुआ ना। बहुत हथियार, पाकिस्तान तो सीटों बीटों उस सबका सदस्य था। तो खाली नाटो सीटों से नहीं होता है, आपको शांति और अहिंसा से ही रास्ता निकलेगा दुनिया में। बार बार नरेंद्र मोदी G20 में भी कहा, इसके पहले भी यूक्रेन को संदेश दिया, जब पहले मुलाकात थी रूस से भी यही कहा गया है कि आप कुछ भी करेंगे अल्टीमेटली तो विश्व युद्ध भी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होना। विनाश दोनों देशों का, दोनों क्षेत्रों का होगा। इसलिए मुझे लगता है कि शांति दूत की तरह जगह है, उसमें उनकी जनता की भलाई पहला लक्ष्य है। आलोक सर, ये भी तो ख्याल रहा होगा जो 7 दशक पहले का हमने जिक्र किया, तो कि चूंकि तब भी इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया, अभी भी सोच तो ये होगी भले ही 2 देशों के बीच का ये युद्ध है, लेकिन ऐसा तो नहीं है उससे बाकी देश प्रभावित नहीं है। भारत भी कई चीजों में प्रभावित हो रहा है, और सोच ये रही होगी कि अगर ये युद्ध बढ़ता है, उधर यूक्रेन के सपोर्ट में देश, इधर रूस के सपोर्ट में देश, और ये विश्व युद्ध की तरफ आगे ना बढ़े, क्योंकि उधर एक और टसल है, ईरान इजराइल के बीच में जो चल रही है, उधर इजराइल है वो गाजा पर लगातार अटैक कर रहा है। तो ये जो विश्व युद्ध वाले हालात बन रहे हैं, इनको भी दूर करना जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी बार बार कहते रहे हैं आज का युग युद्ध का नहीं है, इसीलिए भी ये इनिशिएटिव जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक है। देखिए, ब्रिटेन में आपने रिपोर्ट देखी हो, कल ही रिपोर्ट आई है, ब्रिटेन में अभी बजट आने वाला है 30 को, और उसकी हालत खराब है। ब्रिटेन की कई चीजें जो निर्भरता थी, रूस से जो गैस आती है, जर्मनी के लिए गैस की समस्या हो गई। पोलैंड, मजेदार बात यह है रचना जी, पोलैंड में आज भी रशियन जो है तेल से ही उसका काम चल रहा है। लड़ाई कितनी चल रही है, वो युद्ध में अमेरिका के साथ चाहे जितना ही समझौता है, लेकिन अभी भी तेल के लिए 90% भारत को कहते हैं आप बंद कर दो लेना। अमेरिका हमसे जब दादागिरी या यूरोप दिखाता था, यूरोपियन यूनियन यदि कहिए कि साहब आप उनसे प्रतिबंध लगा हुआ है, रूस से आप कोई समझौता या साथ उससे तेल भी ना खरीदें। अरे भाई, तेल ना खरीदे तो हमारे यहाँ 500 रुपया लीटर कर दे तेल को। तो इसलिए हम किसी की कठपुतली न बने। और आपने ठीक कहा कि भारत एक आशा के साथ की अर्थव्यवस्था दुनिया की चरमरा रही है, और बिगड़ेगी तो भुखमरी होगी। पहले कोविड का सामना कर चुके, अब दूसरी बीमारियां आती हैं। तो भारत सहायता करना चाहता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था तो तब भी संभली कोविड के बाद। ब्रिटेन में बीच में जब थोड़ा सा फ्रांस से कुछ हड़ताल वहां हुई, तो ब्रिटेन में वहां के स्टोर्स में खाने के सामान की कमी हो गई थी। भारत तो आज ये कि कोई से सामान न ले तब भी जिंदा रह सकता है, खाने का सामान हम 80 करोड़ को तो मुफ्त में दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति थोड़ी मजबूत है। ये ठीक है कि हमें भी जरूरत है, हम भी साधन उनसे चाहते हैं कि उनके साथ संबंध बढ़े, उनकी कंपनियां आए, पोलैंड की आए, यूक्रेन आगे बढ़े। लेकिन इसका एक बड़ा संदेश, और बाइडेन कह रहे हैं मोदी ही कर सकते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं आप, रूस के दोस्त हैं।
वो कह रहे अगर नहीं, आप कर अमेरिका सकते हैं। जैसे कह रहे हैं, आप शक्तिशाली कर सकते देश हैं। के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि मोदी ही कर सकते हैं तो ये बड़ी बात है। और चूंकि आपने खाने का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया रूस यूक्रेन के युद्ध के वक्त में जब भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से निकालना था, पोलैंड एक सेफ पैसेज था जहां से भारतीय स्टूडेंट को निकाला जा सका। और भारतीयों का दिल तो वैसे भी इतना बड़ा होता है कि जगह जगह जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने लंगर लगा दिए थे ताकि किसी को भी भूखे ना रहना पड़े, कोई भी भूख का सामना ना करे। मेरे साथ निपुण जी हैं। निपुण जी, अभी 3 दिन पहले जापान की विदेश मंत्री कामिकावा आई थी। उन्होंने ये कहा भारत जो आज के वक्त में है ना, जो आज इंपॉर्टेंस रखता है वो आज तक कभी नहीं थी, इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें भारत से और पीएम मोदी से हैं। पोलैंड गए तो वाहवाही हुई, मोदी मोदी के नारे लगे। ये कह सकते हैं हम पोलैंड में पीएम मोदी की जय हो ऐसे नारे सुनाई दिए। और इसीलिए यूक्रेन की यात्रा से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें। नहीं, देखिए रचना जी, मैं एक तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा कि जो आपने कहा नेहरू जी ने जो कोरियन वॉर में भूमिका निभाई वो मोदी जी नहीं निभा सकते, उसी से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, जो कोरियन वॉर था ये एशिया की धरती पे लड़ा हुआ वॉर था, ये यूरोप की धरती का वॉर नहीं था। और कोरियन वॉर जो था वो सीधा आप समझिए कि उस समय हालात हमारे क्या थे। हाँ। हम नैम को स्टार्ट कर चुके थे, मान चुके थे। चीन तिब्बत पे ऑक्युपाइड कर चुका था, कब्जा कर चुका था। उसके बाद पाम फिंगर की थ्योरी आपका माओ दे चुके थे। हम कोशिश कर रहे थे कि चीन से अच्छे संबंध हमारे बने और हमने 1954 में, अप्रैल 1954 में हमने चीन के साथ पंचशील एग्रीमेंट भी किया। उधर जब हम अमेरिका की, ब्रिटेन की बात करते हैं तो अमेरिका ब्रिटेन के साथ भी भारत संबंधों को चलने के प्रयास कर रहा था, क्योंकि भारत का स्टैंड ये था कि हम किसी के साथ नहीं होंगे, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। क्योंकि हमको डर ये भी था कि अमेरिका का अगर हम साथ नहीं देते हैं तो कहीं अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन न बना रहे। और बाद में ऐसा हुआ भी। 1955 में हम देखते हैं कि उसने सीटो पैक्ट भी किया किसका, पाकिस्तान के साथ। तो जो 1950 की जो स्थिति थी कोरियन वॉर की, वो कंडीशन अलग थी। हम उस समय नैम को लेकर चलते थे, एशिया की बात थी और सीधा सीधा हमारा भी ट्रेड रूट प्रभावित हो रहा था। रीजन क्या था कि जितना भी आपका अमेरिका का जो भी पूंजी जा रही थी वो आपका इंडियन ओशन से जा रही थी। और हमको डर ये था कि इंडियन ओशन में ज्यादा इन पावरफुल कंट्रीज का, जो सुपर पावर्स है, इनका इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो भारत ने उन स्थितियों में कोरियन वॉर में क्या क्या हस्तक्षेप किया था। और दूसरा ये था कि हम उसके बाद देखें, जब हमने और मामलों में इस प्रकार का मीडिएटर की भूमिका निभाई, हस्तक्षेप किया, तो हमारे लिए बेटर सिचुएशन नहीं रही। चाहे तो आप श्रीलंका की बात कर लीजिए या कोई और कंडीशन की बात कर लीजिए, उससे हमको नेगेटिव एक्सपीरियंस ही हमारे साथ में हुए। तो भारत का जो सिंपल सा स्टैंड है कि पहले नाम, आज मल्टी एंगेजमेंट। भारत वही बात करेगा कि आप अपनी बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करने का भारत प्रयास करेगा। भारत मीडिएटर इसलिए भी नहीं बनेगा क्योंकि बात ये है कि अमेरिका ने पोलैंड को शामिल किया और भी जो लाटविक नेशंस है उनको नाटो में शामिल किया। यूक्रेन को शामिल करने की बात कर रहा था नाटो में। रशिया और यूक्रेन के वॉर का जो मेन कोज है वो नाटो है। नाटो में यूक्रेन अगर पार्ट बनता है, रशिया कहता है कि मेरी बॉर्डर पे आके नाटो बैठ जाएगा, पहले पोलैंड में बैठा हुआ है, लाटविक नेशंस में बैठा हुआ है। तो बात है कि इंडिया का कहना ये है कि भाई जो भी आपका मसला है आप बैठकर दोनों ही सुलझा सकते हैं। पीएम मोदी ने कई बार पहले भी कहा है कि ये मसला तभी सुलझेगा जब दोनों देश बैठ के बात करेंगे, बाकी कोई और नहीं सुलझा सकता। यानी तो कम्युनिकेशन जरूरी है और उस कम्युनिकेशन के लिए इनिशिएटिव की बात हो रही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन हो, ऑन द टेबल, आमना सामना हो, तभी कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया।